इसको और आगे बढ़ाते हैं और उसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। तो कूलम लॉ, व्हाट इज कूलम लॉ, ये स्टेटमेंट एग्जाम में आता है और उसका सिग्निफिकेंस भी आता है कि राइट इट सिग्निफिकेंस। तो कूलम लॉ, ठीक है, कूलम लॉ क्या है देखे थे। उसके बाद फिर है गास लॉ, गास लॉ, ठीक है। तो गॉसेस लॉ है उसका, व्हाट इज गास लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो गास लॉ जो है, जो बोल सकते हो जो कूलम लॉ से हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसी को गास लॉ से भी आप सॉल्व करते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो गास लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग इमनेटिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, है ना। मतलब जैसे कोई क्लोज सरफेस है, कोई एक रीजन दिया है, क्लोज सरफेस है, कोई एक वॉल्यूम को बाउंड कर रहा है, तो उस वॉल्यूम में क्लोज रीजन में अगर कोई चार्ज है तो जितना चार्ज है उतने के बराबर ही उस रीजन से फ्लक्स बाहर आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमनेटिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये हुआ आपका गास लॉ। तो गास लॉ का जो है बोल सकते हो इसको सिंपलीफाइड कैलकुलेशन है आपका कूलम लॉ का, ठीक है। कूलम लॉ में क्या होता है, इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होता है उसमें, तो मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स है बोल सकते हो कूलम लॉ से कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड या डी निकालना। लेकिन अगर आपका गास लॉ हो तो वो इजी पड़ता है। तो गास लॉ का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाए थे, उसको आगे और क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन भी देखते हैं कि जो हम लोग कूलम लॉ से बना रहे थे, जैसे आपका लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, वो हम फिर कैसे उसी को सेम जो न्यूमेरिकल था उसको गास लॉ लगा के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो गास लॉ याद रखना है कि J इज इक्वल टू क्यू मैथमेटिकल फॉर्म में, दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी, वो होता है आपका गास लॉ होता है, ठीक है। तो उसी का एक्सटेंशन में एक न्यूमेरिकल है अभी दे, बट याद रखिएगा गास लॉ का एक अपना डिसएडवांटेज है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक तब हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को या चार्ज निकाल पाएंगे। और दोनों कैलकुलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो चार्ज निकाल सकते हो आप, अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो उसके कारण। दोनों रिवर्सिबल वे में बोल सकते हो आप, ठीक है। ई दिया तो क्यू निकाल सकते हो, क्यू दिया तो ई निकाल सकते हो। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है, बट सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसी के लिए ही कर सकते हो आप, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो गास लॉ का एप्लीकेशन में एक और न्यूमेरिकल करते हैं, हेड की बुक का है, ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्लक्स लिविंग थ्रू अ क्यूबिकल सरफेस, है ना। फ्लक्स निकालना है इसमें, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्यूबिकल सरफेस हमको निकालना है। क्यूबिकल सरफेस क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, मतलब एक क्यूब दिया है, ठीक है। उसका जो एक्स डायमेंशन है वेरी कर रहा है +5 टू -5, वाई डायमेंशन है -5 टू +5 एंड जेड डायमेंशन है वो भी आपका +5 टू -5 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। एक क्यूब दिया हुआ है, तो उस क्यूब से निकालना है कितना फ्लक्स जा रहा है। तो ए पार्ट होता है एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अंदर बाहर, अंदर क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि +5 to -5 तक वेरी कर रहा है। तो ए पार्ट बोल रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है। फर्स्ट पॉइंट चार्ज है 0.1 माइक्रोकूलम एट 1 -2 एंड 3, 1 -2 और 3 पे एक पॉइंट चार्ज है एंड अनदर इज 1/7 माइक्रोकूलम एट -1 2 -2, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा निकालना है। ए पार्ट। बी पार्ट बोलता है कि अगर उसमें लाइन चार्ज रखा हो 5 माइक्रोकूलम पर मीटर का, 5 माइक्रोकूलम पर मीटर, कहां पर, एट x = -2 y = 3, ठीक है। एट x = -2 और y = 3 पे अगर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, तो उस लाइन चार्ज डेंसिटी ρl 5 माइक्रोकूलम पर मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, है ना। पहले केस में था पॉइंट चार्ज रखा हो, तो सेकंड में अंदर में था सिर्फ लाइन चार्ज हो इस लोकेशन पे, तो फ्लक्स कितना एमिनेट होगा, इमर्जिंग होगा उस क्लोज सरफेस से वो। एंड सी पार्ट बोलता है इफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ρs is equal to 0.1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लेन, एक प्लेन है उसमें अगर ρs रखा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, प्लेन फॉर्म डिफाइन कर रहा है y = 3x प्लेन, y = 3x, उस प्लेन पे पूरे y = 3x रहेगा। ऐसे प्लेन पे चार्ज ρs रखा है, तो क्यूब से ये जो क्लोज सरफेस बन रहा है वहां से अब कितना चार्ज निकलेगा ये निकालना अपने को,
ठीक है, तो उसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वी सी द केस ऑफ ए पार्ट को देखते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द ए पार्ट। ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ए पार्ट है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। एक 2 पॉइंट चार्जेस जो है 0.1 माइक्रोकूलम और 1/7 माइक्रोकूलम इस टू लोकेशंस पर रखे गए हैं। तो ये क्यूब है हमारा, इस तरह से ये देखिएगा, ये क्यूब है। तो ये कह रहा है कि जो सरफेसेस है x इज इक्वल टू ये +5 है, पीछे वाला जो है दिस इज x इज इक्वल टू -5 है, ये वाला जो है यू कैन से दिस वन जो है y इज इक्वल टू -5 है, ये वाला जो है दैट इज y इज इक्वल टू +5 है ना। लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, ये बैक वाला जो है दैट इज x इज इक्वल टू -5 है। उसी तरीके से नीचे वाला जो है दैट इज z इज इक्वल टू -5 है और दिस इज इक्वल टू z इज इक्वल टू +5 है। ऐसा इसको आप बोल सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं पे ऐसे आप जो है इस तरह से बना सकते हो, x एक्सिस z एक्सिस और फिर ये y एक्सिस ऐसा करके। तो इसका सेंटर है बीच में यहाँ पे, तो इधर +5 जाएंगे तो x प्लेट आ जाएगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेट आता रहेगा -5 पे। इसी तरीके से z +5 z -5 नीचे ऐसा। तो इस तरह से क्यूबिकल सरफेस मिल रहा है। तो ए पार्ट बोल रहा है 1 -2 and 3 1 -2 and 3। तो ये देखिएगा हमारा +5 to -5 तक है सारे x y z तीनों। तो ये जो पॉइंट है 0.1 माइक्रोकूलम 1 -2 and 3 पे है ना। मतलब देख लीजिएगा x1 है z3 है, x1 है z3 है और y माइनस है, मतलब यहाँ कहीं है हमारा। तो इसको q1 कर लीजिए, रखा हुआ है। फिर -1 to -2, तो ये देख लीजिएगा y से +2 है, z आ रही है तो इधर कहीं यहाँ कहीं रखा हुआ है अनदर चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब अंदर में ही है क्यूब का। तो क्या कर रहा है, कूलम लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इमर्जिंग थ्रू दिस क्यूब इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस। तो दोनों कर रहा है, सो दिस इज q1 प्लस q2, दोनों को इनक्लोज कर रहा है। इट इज इनक्लोजिंग 0.1 माइक्रोकूलम, इट इज आल्सो इनक्लोजिंग 1/7 माइक्रोकूलम ऐसा। तो जो फ्लक्स इमर्ज होगा बिकॉज़ इट इज इनक्लोजिंग दिस क्यूबिकल सरफेस इज इनक्लोजिंग दिस टू, दोनों को ये इनक्लोज कर रहा है ना। तो दोनों का है उतने बराबर, तो q1 प्लस q2 पॉइंट चार्ज के बराबर फ्लक्स निकलेगा वहां से। तो 0.1 माइक्रोकूलम प्लस 1/7, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.243 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर हो गया। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट है ना, ए पार्ट हो गया, दोनों क्यूब के अंदर में है, क्यूब के अंदर में दोनों चार्ज है तो उतने अमाउंट आप निकलेगा फ्रॉम गास लॉ अप्लाई करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो गास लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface. So it is enclosing both 0.1 and 1/7, दोनों को वो enclose करना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे उतना ही फ्लक्स क्यूब से निकलेगा। ठीक है, नाउ कम टू बी पार्ट। वो कह रहा है अब क्यूब के अंदर ρ L is equal to 5 माइक्रोकूलम पर मीटर है, at x is equal to -2 and y is equal to 3 है। तो हमें चार्ज नहीं दिया है, ρ L दिया है ना। अब देखिएगा सेकंड केस में इस तरह से, ठीक है, सेकंड केस में अगेन ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, x + 5 x - 5 y + 5 y - 5 z + 5 z - 5 ऐसा दिया हुआ। कहां पे दिया है, x = -2 और y = 3 पे, मतलब x = -2 y = 3, मतलब ये आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया है जो कि पैरेलल टू z एक्सिस है। कहां पर रखा है, x - 2 y = 3, मतलब xy प्लेन में पूरा है, जहां पे x यहां पे आपका -2 है और y = 3 है ना, y = 3 है, मतलब ये अंदर में है, यहां पे अंदर में ऐसे इस तरह से। ठीक है, अंदर में इस तरह से ये जो चार्ज है ये ऐसा ρ L इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में है। तो इस पे क्या हमको चार्ज निकालना पड़ेगा, इसमें कितना चार्ज आएगा। सो q = ρ L
और टोटल लेंथ कितना आएगा, टोटल लेंथ L है ना, टोटल लेंथ L, सो दैट इज रो L इनटू लेंथ करेंगे तो कितना आएगा आप देखेंगे, जेड है यहां से वेरी कर रहा है -5 और यहां पे +5, तो टोटल आ गया, ये डिस्टेंस है मतलब लेंथ आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये आप जो है 10 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया रो एल आपको दिया है दैट इज पाई माइक्रोकूलम, तो ये आ गया आपका और 10 पाई करके आ जाएगा, सो 10 पाई माइक्रोकूलम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये मीटर में है, मीटर में है मानिए मीटर्स में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 मीटर, तो इस पे जो चार्ज रहेगा टोटल चार्ज ये आ जाएगा Q दैट इज 10 पाई माइक्रोकूलम। तो अब ये बोल रहा है कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, सो नाउ ये चार्ज इनक्लोज कर रहा है Q एंड दैट इज नथिंग बट कितना 10 पाई माइक्रोकूलम, ये आंसर हो जाएगा मेरा 10 पाई माइक्रोकूलम, सो दैट इज J इज इक्वल टू इसकी पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे तो ये आ जाएगा 31.4 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर बी पार्ट, 31.4 माइक्रोकूलम, 31.4 टोटल चार्ज जो इनक्लोज करेगा रीजन है ना, जो रीजन इनक्लोज करेगा उतना ही निकलेगा फ्लक्स, तो इसमें टोटल चार्ज लिखा जो ये लाइन है इनफाइनाइट एक्सटेंट का, लेकिन जो मेरा रीजन है क्लोज रीजन है वो सिर्फ इतने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। इतने चार्ज के कारण होगा, ऐसा नहीं कि लेंथ पूरा इनफाइनाइट का है तो उसमें जो इनफाइनाइट लेंथ में जो चार्ज रहेगा उतना फ्लक्स निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यूब के अंदर कितना इनक्लोज हो रहा है, क्यूब के अंदर कितना इनक्लोज हो रहा है दैट यू हैव टू चेक, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो इस तरह से निकालोगे बी पार्ट। नाउ कमिंग टू सी पार्ट, now coming to C part, C part ये देखिए इस तरह से क्यूब है +5 -5 सारे x y z तीनों वेरी कर रहे हैं। अब देखिएगा ये बोला सरफेस चार्ज है कहां पे y = 3x, मतलब एक प्लेन है ऐसा y = 3x, इस तरह से एक प्लेन है, ठीक है। y = 3x एक प्लेन है इस तरह से, इसमें एक प्लेन मिलेगा अपने को, ये देखिएगा एक क्यूब है उसके अंदर एक प्लेन है इस तरह से, एक प्लेन है दैट इज कैरेक्टराइज्ड दिस प्लेन इज इक्वल टू y = 3x ऐसा, ठीक है। तो हमको इसमें ρs दिया है, ρs इज गिवन टू यू, तो हमको क्या इसमें चार्ज निकालना है कितना, तो सपोज इसमें q चार्ज है उतना ही निकलेगा, तो J इज इक्वल टू q, q क्या है चार्ज ऑन दिस प्लेन, प्लेट जो है उस पे निकालना है, तो हमको क्या ये डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो सपोज दैट दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड d, तो ये आप कैसे निकालोगे, ρs दिया है ना, तो q कैसे निकालोगे, ρs इनटू एरिया, एरिया करेंगे है ना, सो q इज इक्वल टू ρs, एरिया करेंगे तो आप क्या निकालोगे ab और ad, ये जो डायमेंशन है ऐसा, ठीक है। तो आप निकालोगे ab मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस एट ad ऐसा, ये निकाल लिए तो आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज इसमें कितना होगा, उतना ही अमाउंट यहां से निकलेगा ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो a व्हाट विल बी a क्या होगा, अब देखिए ये मैंने आपको बताया था है ना, यहाँ पे जो है x जो है -5 रहा है x, तो इसका a का मैं डायमेंशन लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो a विल बी, a का जो है कोऑर्डिनेट है वो मैं लिख रहा हूं, ये z इज इक्वल टू +5 है, z इज इक्वल टू -5 के नीचे है, ठीक है। तो a का जो डायमेंशन है x है वो है आपका पीछे की, ये पीछे की तरफ है सरफेस है ना ऐसा पीछे वाला, तो ये आपका -5 पे है, ये जो है ना -5x, फिर क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू 3x है ना, y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 3x, तो अगर मैं x -5 लिखूंगा तो -15 आएगा, तो ये गड़बड़ हो गया है ना, ये गड़बड़ है,
तो इसको मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, इसको उल्टा कर देता हूँ। तो x जो है मैं यहाँ पे x जो है दैट इज y/3 ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, x y/3 लिखता हूँ, ठीक है, x y/3। तो यहाँ पे जो है आपका x क्योंकि माइनस है तो मैं y का माइनस वाला लेता हूँ, तो ये माइनस है तो ये -5/3 ऐसा करके x आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो है y इज इक्वल टू 3x है तो y डायमेंशन ही आ जाएगा -5 ऐसा, और z क्या है इसका 5 है इस तरह से। तो ये आ जाएगा आपका y और z हो गया, y -5, z है ऊपर वाला सरफेस है z तो +5 हो गया, y -5 इधर इस तरफ जो है इधर y प्लस ये जो है y +5 है सरफेस, इधर वाला जो है मेरा y -5 है, और इधर वाला ये जो z है दैट इज +5 है, और इधर जो है z दैट इज -5, और इधर ये जो है x फ्रंट है +5 है, x जो बैक है इधर दैट इज -5 है ऐसा, ठीक है। ये a का हो जाएगा डायमेंशन और b का a का b का, अब b का जैसे आप निकालोगे व्हाट विल बी डायमेंशन, तो ये नीचे हो गया है ना, x और y वही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा x -5/3, y जो है ये रहेगा, बस z है वो चेंज हो गया, तो z है आपका कितना हो जाएगा दैट इज -5 हो जाएगा ऐसा। तो ये हो गया b का डायमेंशन हो गया। नाउ कमिंग टू b, अब जैसे d का डायमेंशन क्या होगा, तो आप इधर आ गए, कहां पर आ गए, जहां पे x आपका +5 हो जा रहा है, लेकिन ये प्लेन है दैट इज प्लेन इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, प्लेन, उस प्लेन में क्या है x इज इक्वल टू y/3 होना चाहिए, है ना, x जो है y/3 होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3x प्लेन हो रहा है, तो x इज इक्वल टू y/3, तो ये आ जाएगा आपका 5/3 और ये +5 रहेगा, d है, अब चूंकि ये z इज इक्वल टू +5 है तो इसको मैं +5 है ऐसा लिखूंगा। तो ये आ गया आपके पास ab और ad दोनों आ गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ab की वैल्यू निकालेंगे, तो ab इज इक्वल टू निकाल लीजिएगा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5/3 -5/3 +5/3 0 हो गया, -5 देन +5 हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन +5 +5 तो ये आ जाएगा आपके पास ab इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। देन ad की आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5/3 देन 5/3 या 5/3 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 10 5/3 + 5/3, सो 10/3 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर आपका जो है ad, ठीक है, a और d, तो ये आ जाएगा आपके पास जो है आपके पास -5 और फिर ये करके, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 का होल स्क्वायर ऐसा अंडर रूट, ठीक है, फिर ये +5 -5 0 तो कितना आ गया, तो ये 10 का मतलब ये आ जाएगा 100/9 + 100, सो ये समथिंग आ जाएगा ad इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10.54, this you will get 10.54 something, so you will have this value is equal to that is 10.54, तो 10.54 आ गया, ठीक है। तो एरिया इसका मिल गया अपने को, एरिया कितना मिल जाएगा 10 into 10.54, तो आ जाएगा आपका 105.4 एरिया, ठीक है। तो एरिया इतना आ गया दैट इज मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो अब क्या रहेगा इसमें, जो चार्ज है Q इज इक्वल टू चार्ज जो है यहाँ पे दैट इज Q एंड दैट इज ρs इनटू एरिया, एरिया जो था एरिया, ठीक है। इतना कर देंगे और आंसर आ गया फिर हमारा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, बेसिकली उस प्लेन का एरिया निकालना है, जो प्लेन y इज इक्वल टू 3x है तो उसका आपको हाइट और विड्थ निकालेगा उस प्लेन का, ठीक है। तो ये आ गया जाई कितना है, ρs हमको दिया है दैट इज 0.1 माइक्रोकूलम है पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया आ रहा था मेरा 105.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया जाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 into 105.4, so that will be equal to 10.54 माइक्रोकूलम, ओनली माइक्रोकूलम। ये आंसर आ गया सी पार्ट। So in this fashion you have to calculate, मतलब अंदर में जो प्लेन था y is equal to 3x, ठीक है, a b और a और d, उसका हमको
एरिया निकालना था प्लेन का, ठीक है, क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज निकालना हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया करेंगे। तो इस तरह से जो है आप जो है निकालेंगे। तो रो एस इनटू एरिया कर दिया, तो एरिया करने से एरिया 105.4 आ रहा था उस प्लेन का जो अंदर था। तो उसमें मतलब बोल सकते हैं जो क्यूबिकल सरफेस है उसके अंदर एक प्लेन है, उस प्लेन का एरिया 105.4 था। तो उसमें टोटल चार्ज रो एस इनटू एस आया, एरिया आया, और उतना ही निकलेगा फ्लक्स इसके थ्रू, जो है गास लॉ के थ्रू। तो दिस इज द गास लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है, वी आर गोइंग टू सी एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ फॉर सर्टेन, जो हमने निकाला था लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, उसके लिए करते हैं। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ फॉर सर्टेन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस। सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस, ठीक है, गास लॉ को करना चाह रहा है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि जो रूल है, जो आप देखेंगे यहां पे हम अप्लाई करेंगे, दैट इज फॉर फर्स्ट केस लाइन चार्ज, मतलब जो कि इनफाइनाइट है लाइन चार्ज, जिसमें आपको रोयल दिया रहता है कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। सेकंड केस में हम देखेंगे कि दैट इज सरफेस चार्ज, जहां पे आपको रोयल दिया रहता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में, एंड थर्ड है स्फीयर में केस में अगर वॉल्यूम चार्ज दिया है कूलम्ब पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज इन द फॉर्म ऑफ रोवी। तो तीनों केस देखते हैं, है ना। तो ये इसमें क्या है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। तो ये सिमेट्रिक चार्ज के लिए हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गास लॉ क्या है, गास लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging through a closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface, and mathematically it is nothing but closed surface integration of d, है ना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी। ये मैथमेटिकल है जिसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गास लॉ बोलते हैं। इंटीग्रल इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो वी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड गास लॉ इन पॉइंट फॉर्म। इसको पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, इसको इंटीग्रल फॉर्म में। तो डिफरेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म। तो कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिराइव मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ये यूनिट 4 में देखेंगे, फिर नंबर जब पढ़ेंगे। तो डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू रो V, है ना, वेयर D इज एप्सिलॉन इनटू E वेक्टर, ऐसा एप्सिलॉन E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो D इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है, ऐसा, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हुए हम लोग सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम जो है E निकाल सकते हैं। Calculate E or D, electric field या electric flux density for symmetric charge distribution। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस है, उस केस में हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमने पढ़ा है ना, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है यहाँ पे, रूल्स जो है गाइडलाइन क्या है, एक बात याद रखिएगा, गाइडलाइन जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमको क्या एक गासियन सरफेस बनाना पड़ता है जो कि उसको इनक्लोज करेगा। एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, जैसे कोई लाइन चार्ज दे दिया ऐसा, है ना, या एक सरफेस चार्ज दे दिया, या एक ऐसा स्फीयर दे दिया, हमेशा एक गासियन सरफेस बनाना पड़ेगा जैसे ये है। तो इसके केस में क्या हम लोग एक ऐसा सिलेंडर बनाते हैं जो उसको इनक्लोज करे, तो इसको बोलते हैं हम लोग गासियन सरफेस, जीएस, गासियन सरफेस, ठीक है, जो कि उसको इनक्लोज करेगा गिवन चार्ज। तो ये अगर इसमें चार्ज क्यू है तो उतने के बराबर ही फ्लक्स निकलेगा उसमें, ऐसा। तो हमेशा हमको एक गासियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है।
तो गाउसियन सरफेस का सिलेक्शन के लिए रूल है, उसी को हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी एक रैंडम सरफेस नहीं ले सकते। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है आप देखिएगा, Q इज इक्वल टू D का डबल इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस है ना, क्लोज है रिमेंबर, इसलिए इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये डबल इंटीग्रेशन होता है सारा, इसको क्लोज करना है D डॉट ds, लेकिन वो बार-बार हम लोग डबल इंटीग्रेशन नहीं दिखाते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन करके इसको क्लोज कर देते हैं। ds यहां पर है, मतलब इट इज अ डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस है। तो क्या कहता है रूल, एक गाउसियन सरफेस बनाइए, कंस्ट्रक्ट अ गाउसियन सरफेस, एक गाउसियन सरफेस बनाइए फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दिया रहेगा, वेयर दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, ये जो दिख रहा है D और D का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ 0 हो जाए। 0 कब होगा, मतलब या तो D है और DS है, दोनों परपेंडिकुलर हो ऐसा, ठीक है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर। सो D और D का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस का डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ताकि 0 हो जाए, ठीक है। तो D और DS जब निकालो किसी भी सरफेस के लिए, फॉर एनी सरफेस, है ना, फॉर एनी सरफेस, तो D डॉट DS सिंपली 0 हो जाए। मतलब ये कहता है कि D और S जो है, मतलब एक ऐसा सरफेस बनाओ, एक ऐसा सरफेस बनाओ जिस जैसे क्लोज सरफेस बनाए सिलेंडर, हो सकता है टॉप और बॉटम में D DS 0 हो जाए उसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो D डॉट DS 0 बन जाए, मतलब D और DS परपेंडिकुलर हो जाए, पहला, है ना। दूसरा कंडीशन बोलता है अगर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है तो वो पैरेलल में हो जाए, दोनों पैरेलल में। अगर परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहे हैं, अगर परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहा है तो दोनों पैरेलल में हो जाए, ऐसा दोनों पैरेलल में हो जाए, दोनों पैरेलल में हो जाए, ठीक है। तो ये इस केस में क्या है, D डॉट DS है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट है सिंपली D, आप ऐसा लिख सकते हो D और DS, ठीक है। बट ये याद रखिए D जो है ये पूरे कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट ओवर सरफेस, तो जो सरफेस है उसका पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। तब जब आप अप्लाई करेंगे तो D डॉट DS ऐसा जब क्लोज सरफेस आप अप्लाई करेंगे तो सिंपली D आप उसके ऊपर लिख सकते हो, उस सरफेस पे D और ये पूरा DS ऐसा, तो इसका सिंपली एरिया निकालना रहेगा, तो D और ये फिर एरिया ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो D अगर कांस्टेंट है तो अंदर जो है उसको आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि उस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, सिर्फ सरफेस का एरिया निकालना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। D जो है या तो सेम डायरेक्शन हो, बट कंडीशन है उसमें भी कि D की वैल्यू सरफेस पे कांस्टेंट होना चाहिए, तब वैसा ही सरफेस लेंगे, इसीलिए लिमिटेड लेते हैं हम लोग। जैसे वायर दिया है तो सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों फुल फिट बैठते हैं। स्फीयर लेता है तो स्फीरिकल चार्ज दिया है या पॉइंट चार्ज दिया तो हम लोग स्फीयर लेते हैं, ये रूल बैठता है क्योंकि हमको ये कैलकुलेशन करना है इंटीग्रेशन का D डॉट DS, है ना, मतलब D का डबल इंटीग्रेशन करना है, तो हमारा एम होता है उसको इजी करना, इंटीग्रेशन करना कि डिफिकल्ट करना। तो ये तभी हो पाएगा जब गॉसियन सरफेस जो क्लोज सरफेस ले रहे हो इस दो कंडीशन को फुलफिल करता हो तब, ठीक है। अब उसी को हम लोग देखते हैं अप्लाई करते हुए कि कैसे जो है वी कैन अप्लाई इट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ये एग्जाम में आता है ना, पर्टिकुलरली ये जो थर्ड केस है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में, थर्ड केस है, ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो हम उसको करते हैं एप्लीकेशन। तो हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कहां पे, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस पढ़ रहा है ना, याद रखिएगा, सिमेट्रिक, इसको केस बोल देता हूं ऐसा, सिमेट्रिक केस, ओनली सिमेट्रिक केस, नॉन सिमेट्रिक केस में नहीं हो पाता, तो वी आर गोइंग टू सी ओनली सिमेट्रिक केस। अब देखिएगा उसको कैसे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हाउ वी विल अप्लाई हियर। तो बोल देते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, पहला है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वेयर रोयल दिया है हमको कूलम्ब पर मीटर। आपको मालूम है फॉर्मूला, जैसे कोई लाइन चार्ज दिया है हमने कैलकुलेट किया था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में हो,
जेड डायरेक्शन में और रो एल है, तो ये रो डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, रो एल अपॉन कूलम्ब लॉ से निकाला था, तो 2 पाई रूट और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो, ऐसा ये आता था, है ना, रो एल अपॉन। तो इसी को हम देखेंगे इससे कैसे निकालेंगे, इससे व्हाट बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, ये कूलम्ब लॉ से था, ये जो निकाले थे हम लोग यहाँ पे कूलम्ब लॉ से था, ठीक है। तो इसी को हम देखना चाह रहे हैं कि आप जो है कैसे निकालोगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमको दिया हुआ है एक वायर है, वो दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक वायर है वो दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हम अप्लाई करेंगे, उससे निकालना है। तो हमारा जो है गॉस लॉ, व्हाट इज दिस गॉस लॉ, गॉस लॉ जो है इट इज व्हाट, दैट इज q इज इक्वल टू p डॉट ds, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इसका है। तो क्यों, तो इसके लिए क्या है, एक सरफेस लेना पड़ेगा, ये चार, ये रो हमको दिया है, इसको इनक्लोज करते हुए, तो एक आप क्या करिए, एक इनक्लोज करते हुए एक सिलेंडर बना लीजिए ऐसा, ये देखिएगा ये सिलेंडर बनाया, दिस सिलेंडर इज इनक्लोजिंग रोयल, रोयल को कर रहा है, सपोज है एल लेंथ तक इनक्लोज कर रहा है, एल लेंथ तक, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट लेंथ तक तो नहीं ले सकते। तो सपोज है ये एल लेंथ का सिलेंडर है, वो इनक्लोज कर रहा है, इसको इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। ये रोड पर निकालना है हमको, रो पर फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, ऐसा पॉइंट P रो डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक हम लोग एक सिलेंडर बना दिया ऐसा सर्कल बनाते हुए, मतलब एक पूरा सिलेंडर क्लोज सरफेस बना दिया। तो इसमें देखिएगा अब अप्लाई कर रहा है ना, तो इसमें सपोज है ये चार्ज इनक्लोज कर रहा है Q, ये पूरा सिलेंडर है मेरा, सपोज दिस इज इनक्लोजिंग चार्ज Q, ये लाइन चार्ज है, दैट इज फ्रॉम, ऐसे पूरा आपका जो लाइन चार्ज है इट इज वेरी फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, जेड टुवर्ड जेड डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे, देखिएगा D का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, सपोज ये टोटल चार्ज Q पर है ना, Q इतना पार्ट में, लेंथ L पार्ट में टोटल चार्ज जो है मुझे सिर्फ Q मिल रहा है, तो उतने कहीं बराबर लिखूंगा कि उतने ही बराबर फ्लक्स निकलेगा D डॉट ds। तो ये क्लोज सरफेस मिल रहा है, तो इसमें देखिएगा मुझे तीन सरफेस मिल रहा है, यहाँ पे टॉप हो गया, हियर इट इज बॉटम, देखिएगा, देखिए इस तरह से टॉप बॉटम मिला, है ना, जैसे ये चौक है, यू कैन सी चौक, ये जो चौक देख रहे हैं, तो ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया, फिर ये कर्व हो गया, तो ये कर्व हो गया ऐसा, ये जो पार्ट है कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें आ गई, आप इसको कैसे लिखोगे, सो दिस क्लोज सरफेस इज मेड अप ऑफ थ्री ओपन सरफेसेस, दैट इज फर्स्ट टॉप D vector dot ds plus bottom D dot ds plus curve, ऐसा D dot ds that is equal to Q, that is equal to Q, इस तरह से आप उसको लिखोगे, ठीक है, that you will write like this, इस तरह से आपको उसको लिखना है। तो you have to write in this fashion, इस तरह से आपको लिखना है। अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको वन बाय वन आपको सॉल्व करना है। तो you write here D dot ds, मतलब D का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू Q, D का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू Q। तो फर्स्ट केस देखना है ना, फर्स्ट केस इस तरह से, यू कैन सी दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम एंड दिस इज कर्व, ये जो है कर्व सरफेस, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जो है मेरे पास लाइन चार्ज है वो इस तरह से अंदर रखा हुआ है। तो अब वन बाय वन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो कमिंग टू टॉप मतलब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टॉप D वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब टॉप सरफेस पे, इस सरफेस पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कोई भी एक वायर होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड ऐसे इधर होता है,
मतलब दिस इज डी का डायरेक्शन होता है ना, डी का, और ये टॉप सरफेस है, तो इसमें क्या है, डी एस वेक्टर का डायरेक्शन ये होता है, यू कैन सी। तो आप टॉप में जब जाएंगे तो टॉप सरफेस के लिए जो आप देखेंगे डी एस वेक्टर है, ये ऊपर की तरफ रहेगा ऐसा। सिलेंडर का जो सरफेस है, मैंने आपको बताया सिलेंडर है, टॉप सरफेस है वो जेड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है ऊपर की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है मुझे वो इधर आता है, तो उसको डी वेक्टर ऐसे बोलेंगे। तो आप देखिएगा दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो डी और डी एस वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया टॉप सरफेस। नाउ आते हैं बॉटम पे, अगेन बॉटम। नाउ कमिंग टू बॉटम, सो डी वेक्टर डॉट डीएस, बॉटम पे आते हैं, है ना, बॉटम में। तो बॉटम में भी देखिएगा ये डीएस का नीचे की तरफ रहेगा डायरेक्शन, और अगेन डी वेक्टर है वो इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम में जब जाएंगे तो डीएस वेक्टर है नीचे की तरफ रहेगा बॉटम सरफेस के लिए, दिस इज बॉटम, ठीक है, दिस इज टॉप। तो ये जो बॉटम है, अगेन हियर डी एंड डीएस वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर हियर, सो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास क्या बचा, दो जीरो हो गए, सो दैट यू विल हैव ये जो था डी डॉट डीएस वेक्टर क्लोज सरफेस जो था, अल्टीमेटली मेरे पास बचा है यहाँ पे कर्व पार्ट का डी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू क्यू। तो मुझे इसी को निकालना है, कर्व पार्ट। देखिएगा ये कर्व पार्ट है ना, तो मेरे पास सिर्फ बचा है ऐसा कर्व पार्ट, ये जो कर्व पार्ट है। तो इसमें एक छोटा सा पैच है, डीएस वेक्टर ले लीजिए आप, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू डीएस, किधर पॉइंट आउट करता है मैंने आपको बताया, रेडियली आउटवर्ड ऐसा एरो, और डी वेक्टर किधर होता है मैंने आपको बताया इसमें, अगेन दैट इज व्हाट, डी रो एरो, है ना। रो कंपोनेंट होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वही डी का होगा, बिकॉज़ डी इज एप्सिलॉन ई होता है ना, तो ई का जो डायरेक्शन होता है वही डी का होता है। तो यू राइट हियर डी इज डी रो एरो, रो कंपोनेंट में था ऐसा, ठीक है। तो आप इसको पुट कर दीजिए कर्व पार्ट में, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपली डी रो एरो डॉट डीएस सिंपली और एरो, ठीक है। ये आ गया आपका इसके लिए कर्व पार्ट, दैट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, क्यू। सो दैट इज, सो क्यू इज इक्वल टू, यू राइट जो है ये आपके पास आ जाता है डी रो, और आपको मालूम है ये सिलेंड्रिकल सरफेस में इस तरह से रो डिस्टेंस पे हमने कूलम लॉ से जो निकाला था, तो 1 अपॉन जो रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आ रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो रो अगर कांस्टेंट हो तो मेरा ई कांस्टेंट होगा, है ना, मतलब इस सरफेस पे डी कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसको आप बाहर निकाल सकते हैं ऐसा, इसको बाहर निकाल लिया और इधर आ गया डीएस दैट इज इक्वल टू क्यू, ऐसा डीएस दैट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। सो यू सी दैट Q इज इक्वल टू आपके पास ही आ गया जो कर्व सरफेस का डी रो और ये dx। तो हमको क्या कर्व पार्ट का एरिया चाहिए, कर्व पार्ट का एरिया। सो Q इज इक्वल टू डी रो कर्व पार्ट, कितना होगा ये कर्व पार्ट का एरिया पूरा यहां से लेकर पूरा यहां तक, कर्व पार्ट सिलेंड्रिकल सेल का कर्व पार्ट का एरिया कितना होगा, एरिया ये सर्कमफेरेंस 2 पाई रो, so this is 2 पाई रो, और कितना है लेंथ इसका है l, तो ये हो गया आपका एरिया टोटल एंड दैट इज इक्वल टू q। तो इसको कैसे लिख सकते हो, d रो इज इक्वल टू q और बाय l इसको ऐसा लिखा, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 पाई रो, ठीक है। q बाय l क्या होता है मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज नथिंग बट रो l, ठीक है, दिस इज नथिंग बट रो l। तो ये आ गया, देखिए रो l आ गया यहां पे, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 पाई रो, ऐसा ये आपने निकाल लिया। d रो इज इक्वल टू रो l अपॉन 2 पाई रो, ये आ गया, देखिए। तो d वेक्टर क्या होता है बोला मैंने आपको, तो d वेक्टर इज इक्वल टू d रो a रो, मींस व्हाट, यू गॉट रो l अपॉन 2 पाई रो a रो, ये आ गया मेरा। देखिए d की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग गॉस लॉ फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज दैट इज कैरिंग रो l यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल लेंथ, ठीक है। अब E निकालना है, so what is E in free space, so that is d वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा ना, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। तो देखिए आ गया आपका रो l अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ये डिराइव कर लेना है। So this is the derivation for infinite line case, ठीक है। तो infinite line है, infinite line के केस में आपका जो E होता है रोयल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ए रो निकाला था, देखिए वहां पे कितना कॉम्प्लिकेटेड था जो है इंटीग्रेशन है, बट यहाँ पे हमने बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वी कैलकुलेटेड इट वेरी इजीली। तो ये सिंपली इसका सिग्निफिकेंस है ना, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ we can calculate electric field very easily for symmetric charge distribution। जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके लिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट केस था, उसका हो गया। नाउ कम टू सेकंड केस, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इज ऑफ व्हाट? सरफेस चार्ज, है ना, सरफेस चार्ज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन दैट इज अ सरफेस चार्ज। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं दैट एप्लीकेशन E ड्यू टू सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, है ना, इनफाइनाइट एक्सटेंट, जिसमें रो एस दिया है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? रो एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, E वेक्टर is equal to rho s upon epsilon naught to epsilon naught, ये फार्मूला होता है, ठीक है। and that is normal to surface, ये अपन निकाला था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है that is rho s upon 2 epsilon naught, इनफाइनाइट सीट अपन ने निकाला हुआ है। ये z करके xy प्लेन में रखा है, तो उसको हम नॉर्मल कर देते हैं, मतलब सरफेस के नॉर्मल। तो इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो इस फार्मूला को किससे डिराइव करना है? गॉस लॉ से। हम इसको कूलम लॉ से डिराइव किए थे, तो गॉस लॉ से हम इसको डिराइव करना है। वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं सरफेस चार्ज के लिए। तो इसके लिए क्या करना है? एक सपोज है इस तरह से एक सरफेस है इनफाइनाइट एक्सटेंट का, ये देखिएगा इस तरह से एक इनफाइनाइट है ऐसा एक सरफेस, इसमें हमको रो एस दिया है। रो एस इज गिवन हियर, रो एस दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्यू नहीं मालूम है, सपोज क्यू है इस पे टोटल चार्ज। इस पे क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? एक बोलते हैं पिल बॉक्स लेना है सिलेंडर शेप का, सिलेंड्रिकल शेप, जो कि इस सीट के उधर आधा पीछे रहेगा और आधा सामने दिखेगा, है ना। तो इस तरह से मैं इसको पिल बॉक्स बनाते हैं। ये देखिएगा एक चौक जैसे है, एक प्लेन है, इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, जिसमें ये सीट है और ये आधा पार्ट बाहर निकला है इधर, और इधर आधा पार्ट ऐसे बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो ये अगेन एक गॉसियन सरफेस बनाया। दिस पिल बॉक्स इज माय गॉसियन सरफेस, गॉसियन, दिस इज अ क्लोज सरफेस, रिमेंबर, है ना, क्लोज। सो क्लोज सरफेस एक जो बनाया है, तो ये हो गया मेरा अगेन, ये जो बोल सकते हो ये इधर बैक है, बैक सरफेस, और ये इसको बोल सकते हो फ्रंट, बोल सकते हो आप, फ्रंट और बैक। दिस इज फ्रंट और इधर जो है वो बैक, और ये जो ऐसे जो है दैट इज कर्व, दिस इज कर्व, कर्व सरफेस, ठीक है। तो अगेन अप्लाई कर रहा हूं, सो यू विल राइट D का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो अगेन इसको हम ऐसे लिखेंगे, सो ये आ जाएगा आपका फ्रंट, फ्रंट में प्लस बैक में प्लस फ्रंट बैक एंड देन कर्व, कर्व, ठीक है, कर्व दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज। सपोज ये टोटल चार्ज Q को इनक्लोज कर रहा है, ये जो मेरा सिलेंडर है इट इज इनक्लोजिंग Q पार्ट, मतलब इतने पार्ट, और इसका जो एरिया है सपोज दिस इज डेल S, ठीक है, डेल S या S जो बोल सकते हो, A पहले में टोटल एरिया A है इसका, ये जो इनक्लोज हो रहा है, ठीक है, दैट एरिया इज A। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है ये सरफेस होता है, तो इसमें जो फील्ड होते हैं वो आपको आगे या पीछे इस तरह से रहता है ना, इस तरह से पीछे की तरफ डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे आप कर्व, कर्व पार्ट,
अब हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सो डी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो यहाँ पे देखिएगा डी मेरा ऐसे परपेंडिकुलर होता है और कर्व में मैंने कहा कर्व जो पार्ट होता है वो उसके परपेंडिकुलर में फाइंड आउट करता है ना। तो ये जो पिन बॉक्स आपने लिया है इसका कर्व पार्ट ऐसे देखेंगे, है ना, ऐसा। तो डी मेरा इसमें सरफेस सरफेस के कारण जो डी होता है वो डी इधर होता है ऐसा, और इसका एरिया ऐसा है। तो ये दोनों अगेन परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, तो ये जीरो हो जाता है। तो कर्व पार्ट है डी वेक्टर और डीएस वेक्टर है परपेंडिकुलर हो गए, तो ये मेरा जीरो हो जाता है, ठीक है, जीरो हो गया। तो आपके पास जो बचा, क्या बचा आपके पास, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया है, तो आपके पास जो बचा हुआ है दैट इज व्हाट, डी है, दैट इज बैक और टॉप, बैक यहाँ पे प्लस फ्रंट, डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है एस दैट इज इक्वल टू क्यू, ये ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर फ्रंट में, ठीक है। तो फ्रंट में इधर ही रहता है और इसमें भी वही रहता है, दोनों का सेम होता है ना, दोनों का सेम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रंट में जब आएंगे तो यहाँ पे सिंपली आप डी लिखोगे, फ्रंट का केस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डी सामने की तरफ, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एक लाइन में और एक्सटेंड कर देते हैं, फ्रंट डी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इसको आप लिखते हो डी वेक्टर इज डीएन, सपोज इधर फ्रंट में डीएन है ऐसा, एंड दैट इज एएन ऐसा, ऐसे लिखोगे सामने की तरफ इधर। तो डीएन ऐसा करके लिखोगे आप, ठीक है। एंड दैट इज डॉट प्रोडक्ट, इसको लिखोगे आप डीएस और एएन। सपोज ये है डीएस है इसका एरिया, तो एएन इधर वो भी एरिया है और एरिया है, ठीक है। तो इसका आपको डबल इंटीग्रेशन करना है, तो एएन डॉट एएन वन हो जाएगा। सो डीएन इधर सामने की तरफ और ऐसा डीएस, मतलब बेसिकली डीएन इनटू एरिया ऐसा। सपोज तो ये एरिया ए है, इतना एरिया आ जाएगा, तो डीएन इनटू ए करके लिखेंगे। उसी तरह से फिर बैक का डी डॉट डीएस करेंगे, तो यहाँ पे इधर सामने डीएन लेते हैं, उधर अगर आप माइनस डीएन भी करेंगे तो डीएन माइनस एन ऐसा करके आएगा उसमें, और इधर भी डेल एस और उसका भी माइनस एन ऐसा करके लिखोगे, क्योंकि एरिया भी उधर ही है, दोनों पैरेलल में है। इधर भी डी पैरेलल है ऐसा, इधर डी और डीएस दोनों पैरेलल है ना। सो दैट इज अगेन डीएन इनटू आप लिखोगे डीएस करके, सो दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डीएन इनटू एरिया ऐसा, डीएन इनटू एरिया। तो यहां से आ गया आपके पास बैक और फ्रंट का, तो ये फ्रंट का आ गया डीएन इनटू एरिया प्लस डीएन इनटू एरिया दैट इज इक्वल टू क्यू आ गया, ठीक है। इस तरह से यहां तक अपन पहुंच गए। ये आ गया, ये आ जाएगा आपके पास q dn into area, so q by a कर दिया इसको। So charge per unit area that is rho s, तो ये आ गया dn is equal to rho s by q, ठीक है। and what is d vector, so d vector is dn an ऐसा आपको बताया है ना। so that is equal to आ गया rho s by 2 an, क्या गया d की वैल्यू। now what will be the value of e, so e vector is nothing but d vector upon epsilon naught if it is in free space, free space है, तो ये आ गया देखिएगा rho s by 2 epsilon naught है। तो जो मैंने पूरा क्लास से निकाला था वो मैंने निकाल लिया यहां से, you can see here, ठीक है। so this is the case of infinite sheet of charge where we calculated with the help of Gauss law, not Coulomb law। तो ये rho s upon 2 epsilon naught into n, ये आ गया देखिए, है ना। तो उसमें देखिएगा कितना हम लोग डिस्क का केस लिए थे, फिर डिस्क को इनफाइनाइट किए थे, तब इनफाइनाइट शीट करके सारा, मतलब डबल इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे आपको सिंपली Gauss law से लगा के हमने निकाल लिया। तो सिमेट्रिक चार्ज है तो इस तरह से ये निकलेगा, तो ये निकाल लिया, rho s upon 2 epsilon naught जो होता है वो निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस है, हम आते हैं उसमें, दैट इज व्हाट, थर्ड केस में हम लोग देखते हैं, थर्ड केस दैट इज वॉल्यूम चार्जेस।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो हम देखने जा रहे हैं थर्ड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a sphere of radius small a having uniform rho v कूलम पर मीटर क्यूब। यूनिफॉर्म पर मीटर क्यूब मतलब एक कोई स्फीयर है, whose radius is a, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो वी। देन यहां पे हम देखेंगे अंदर दोनों केस मतलब सॉलिड स्फीयर है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो वी। तो इसमें जनरली पूछते हैं इनसाइड पॉइंट्स जो कि जो है आपका इनसाइड पॉइंट है वेयर r इज लेस देन a, रेडियस a है अंदर, और दूसरा जो है आउटसाइड points where r is greater than a, what will be d vector r e vector। ये पूछते हैं एक कोई स्फीयर है, रेडियस a है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी कूलम पर मीटर क्यूब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पॉइंट यहां से r डिस्टेंस है जो कि लेस देन है, वहां पे कितना होगा, और बाहर में वेयर r इज ग्रेटर देन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसा अंदर और बाहर। तो फर्स्ट केस में देखते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट्स, तो नेक्स्ट फर्स्ट का देखते हैं तो फॉर इनसाइड केस अंदर में कितना बनेगा, अंदर में, ठीक है। तो अगेन ये एक लार्ज स्फीयर है ऐसा जिसका रेडियस a है, इसमें पूरा रो वी है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, रो वी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम बोल रहे हैं यहां से कहीं पे r डिस्टेंस ऐसा अंदर, ये अंदर हुआ, कोई पॉइंट है अंदर, यहां पे निकालना। तो क्या करेंगे, एक अगेन हम फिर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अगेन गॉसियन जो सरफेस है, स्फीयर बनाना है अपन ने ऑफ रेडियस a, जहां पे चाहिए a पे चाहिए, सॉरी r डिस्टेंस पे चाहिए वेयर r इज लेस देन a है, तो r रेडियस का एक स्फीयर अपन ने ऐसा क्रिएट कर लिया, ठीक है। सपोज इसमें चार्ज है आपका q डैश, इसमें चार्ज है q डैश, कम होगा क्योंकि पूरा में जो है वो आप उसको q अज्यूम कर सकते हैं, तो q डैश चार्ज है। तो अब हम जो अप्लाई करेंगे मतलब यहां से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू दिस सरफेस, क्योंकि अंदर में चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो इससे कितना फ्लक्स निकालना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट। सो j इज इक्वल टू दैट इज b वेक्टर का डबल इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू q डैश लिखेंगे इसको ऐसा, q डैश। तो ये सपोज q डैश इनक्लोज कर रहा है, जो अंदर वाला स्फीयर है वो q डैश चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो हम q डैश लिखेंगे, लेकिन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसको हम लिखेंगे मतलब चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, मतलब q डैश अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज 4/3 pi r क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 pi r क्यूब अगर r रेडियस है, एंड दैट विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली जो दिया है रो v, दिस विल रिमेन सेम। तो ये हमारा q डैश जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू रो v 4/3 into pi r क्यूब के बराबर q डैश मिलेगा। q डैश निकालना पड़ेगा हमको ना, क्योंकि टोटल जो स्फीयर है और अंदर का जो स्फीयर है छोटा स्फीयर, उसमें चार्ज अलग-अलग रहेंगे कंटेंट, तो ये आ गया q डैश, सो दैट इज इक्वल टू रो v 4/3 pi r क्यूब ऐसा। अब आपको मालूम है ये हमारा एक पॉइंट चार्ज जैसे हो गया, स्फीरिकल पॉइंट चार्ज और बाहर की तरफ जाता है, सो d वेक्टर जो रहता है आपको मालूम है रेडियली आउटवर्ड रहता है, ऐसा dr के आगे, ठीक है। और ds वेक्टर है, स्फीयर है, इसमें एक छोटा सा पैच ले लीजिए, तो पैच लेंगे तो सपोज उसका एरिया है a और स्फीयर है, सरफेस है स्फीरिकल, तो वो रेडियली आउटवर्ड पॉइंट आउट करता है, आपको बता चुके हैं। तो आप इधर जो है d.ds क्लोज सरफेस में आप सिंपली इसको dr लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि a और डॉट ar यहां पे 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली ds बनेगा ऐसा, और इधर रो v 4/3 pi r क्यूब बनेगा ऐसा। So dr and this value ds is area of what sphere, यह रहेगा 4 pi r square, that is equal to rho v 4/3 pi r cube।
पाई आर क्यू। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। तो फॉर इनसाइड पॉइंट्स यू विल हैव dr इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो dr मेरे पास आ जाएगा दैट इज रो v इनटू r। ठीक है, रो v इनटू r डिवाइडेड बाय 3। dr इज इक्वल, ये 4 पाई कैंसिल हो गए, तो रो v r क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर में r क्यूब है तो r स्क्वायर कट जाएगा, r बचेगा। तो इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, सो d वेक्टर इज ऑफ dr, सो ये आ जाएगा रो v बाय 3 r रेडियली आउटवर्ड। तो आप देखेंगे, सो e वेक्टर जब करोगे so that is d vector upon epsilon naught, so this value is rho v upon 3 epsilon naught r ar। तो यहाँ पे देखिएगा d and e, ये जनरली गेट वगैरह में पूछते हैं, इनसाइड पॉइंट हो अंदर स्फीयर का, तो वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखिए r के प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली वेरी करता है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। विद एप्लीकेशन आप ये आ चुका एग्जाम में। ठीक है, कोई एक स्फीयर है, whose radius is a and rho v is uniformly distributed over a sphere, then calculate value of d and e for inside points and outside points। so for inside points you will have this। ठीक है, clear? so d is equal to rho v into r upon 3 epsilon naught a, ये आपके पास आएगा। so you see that it is directly proportional to r। मतलब अगर इसको अगर आप स्फीयर के अंदर जाएंगे जिसका रेडियस a है और r का रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, ये पहले ऐसे बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है ना, तो इट विल लिनियरली इंक्रीज। और उसके बाद देखिएगा, मतलब जैसे ये इन पॉइंट हो गया, डी की वैल्यू या ई की वैल्यू जब प्लॉट करोगे और जब बाहर जाओगे तो ये 1/r² ऐसा डिक्रीज होते हुए ऐसे आएगा, ऐसा। तो ये आउटसाइड पॉइंट है, ये इस तरह से गेट में पूछते हैं। तो ये हो गया हमारा इनसाइड पॉइंट। नाउ कमिंग टू आउटसाइड, अब हम बात करते हैं आउटसाइड, है ना, डी पार्ट, स्फीयर के बाहर। तो नाउ बी पार्ट है इसी का फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स के। ठीक है, तो ये कोई था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया था, उस रेडियस इज a, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पे हम हो रहा है वेयर r इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ d की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, एक लार्जर स्फीयर हम बना लेते हैं, ऐसा बड़ा सा, इस तरह से। ठीक है, एक स्फीयर बनाएंगे जो इसको इनक्लोज करेगा, इनक्लोज है ना, ये पूरे को इनक्लोज करेगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू d वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दैट गिव्स यू q। ठीक है, तो रो v क्या है यहाँ पे, रो v जो रहेगा दैट इज q, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसका रेडियस है रहेगा, उसमें में पूरा है। तो q इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, दैट इज रो v into 4/3 pi aq रहेगा, नॉट r। इसमें जो चार्ज रहेगा उसी को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे रो v 4/3 pi aq, तो आ जाएगा 4/3 रो v into 4/3 pi aq। और d वेक्टर अगेन ये पूरा ऐसा एक स्फीयर बनाया, लार्जर स्फीयर बनाया, उसमें छोटा सा एरिया पैच लोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ds वेक्टर दैट इज ds ar, और d वेक्टर भी बाहर आता है, तो d वेक्टर इज राइट हियर dr ar ऐसे करके लिखोगे, सो दैट इज d वेक्टर, d पूरा बाहर हो जाएगा, dr ऐसा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds एंड दैट इज रो v 4/3 pi aq। सो अगेन dr ये तो सेम आएगा, फिर 4 pi r स्क्वायर, ये लार्जर स्फीयर जिसमें हम निकाल रहे हैं गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस वहां पर, तो उसका एरिया आ जाएगा 4 pi r स्क्वायर and that is rho v 4/3 pi aq। तो यहाँ पे जो dr आएगा 4 pi कैंसिल हो जाएगा, सो rho v aq upon r स्क्वायर, देखिएगा ये आ गया। So here you see that d is inversely proportional to r स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर d और e। So for outside points, so for outside point d vector is dr ar, so that is equal to rho v aq upon r square, ये हो गया, and that is ar। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, so that is d vector upon epsilon naught, so that is equal to rho v upon
3 भी ऐसा है नीचे, तो ये 3 भी रहेगा, 3 कैंसिल नहीं होगा ना, तो यहाँ नीचे 3, तो 3, सो 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड ए क्यूब, दिस इज ये हो गया आपका आउटसाइड पॉइंट के लिए। कहां पर है? वेयर आर इज ग्रेटर देन ए, बाहर की तरफ। सो दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय स्फीयर, ये स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, बाहर पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये याद रखना है। तो अंदर और बाहर अगर आप प्लॉट करते हैं आर के रेस्पेक्ट में और डी या ई को, ये आपका रेडियस ए है, तो यहां से यहां तक ऐसे बढ़ता है, फिर उसके बाद ऐसे जाता है, तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये गेट वगैरह में पूछते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आउटसाइड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। एक रहता है वॉल्यूम चार्ज करके ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, आपको लाइन चार्ज भी बोला जा सकता है, जो है E = ρl/2πε0 ρ होता है एरो डायरेक्शन में, निकाल दीजिए आप यूजिंग गॉस लॉ, नॉट यूजिंग कूलम्ब लॉ, दोनों से आ सकता है, कूलम्ब लॉ आपका गॉस लॉ से। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज